इस कार्यक्रम के प्रायोजक आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आयुष। A for आंवला, B for बेस्ट। पर टीचर, A for एप्पल होता है। मैं हूँ आंवला, एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट। मुझ में है भरपूर विटामिन सी और ढेरों रसायन जो कि शारीरिक प्रतिरक्षा को बढ़ाकर बीमारियाँ रखे दूर। मुझे रोज खाओगे तो बनोगे स्वस्थ और मजबूत। तो हुआ ना फिर A for आंवला। आयुष विभाग, भारत सरकार। सबके मन पर छाया है। सुनता हूँ मैं हर पल, लेकिन तुमने ये बतलाया है। सोच की कोई दिशा नहीं, पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। जैसे ही घड़ी की सुइयां इशारा करती हैं कि टाइम हो गया है बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड का, वैसे ही मैं आ जाती हूँ आपसे मिलने के लिए। तो नमस्कार, बबीता जैन आ चुकी है आपसे मिलने के लिए बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। और दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपने इस आज के प्रोग्राम को। When the summer fields are mown, when the birds are fledged and flown, and the dry leaves strew the path with the falling of the snow। श्रोताओं, हेनरी वेड्सवर्थ लॉन्गफेलो की कविता की ये झलक इशारा कर रही है गर्मियों के खेतों की ओर, और इसे पढ़कर या सुनकर आसानी से समझा जा सकता है कि वो बेहद ही खूबसूरत सोच रखने वाले अमेरिकन कवि हैं। लॉन्गफेलो एक बेहतरीन कवि होने के साथ साथ अनुवादक व हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे थे। बात अगर इनके सबसे बेहतरीन कामों की जाए तो सबसे पहले नाम आता है इवेंजेलाइन अ टेल ऑफ अकेडिया का। वो इतिहास के एक ऐसे कवि रहे हैं जिनके अधिकतर कार्यों को इटालियन, जर्मन, फ्रेंच जैसी दूसरी यूरोपीय भाषाओं में भी अनुवादित करके प्रकाशित किया गया है। वो एकमात्र ऐसे अमेरिकी कवि हैं जिन्हें वेस्टमिनिस्टर एबी के पोएट्स कॉर्नर में अलग स्थान प्राप्त है। लॉन्गफेलो का जन्म आज ही के दिन 1807 में पोर्टलैंड में हुआ था। ये शहर उस वक्त मैसाचुसेट्स का हिस्सा हुआ करता था। ये 8 भाई बहनों के परिवार में दूसरे बेटे थे। इनके पिता स्टीफन लॉन्गफेलो यहाँ के जाने माने वकील थे, जो कि बाद में कांग्रेस के सदस्य भी रहे। हेनरी शुरू से ही सपनों में रहने वाले ऐसे बालक थे जिसे किताबें पढ़ना बेहद ही पसंद था। उन्होंने पोर्टलैंड की गलियों में नाविकों को स्पेनिश, फ्रेंच व जर्मन बोलते हुए सुना। साथ ही अरेबियन नाइट्स, रॉबिन्सन क्रूसो और शेक्सपियर के नाटकों को काफी पसंद किया। इस तरह ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद लॉन्गफेलो ने यूरोप में 3 साल तक विदेशी भाषाओं का अध्ययन किया और फिर पढ़ाने के प्रोफेशन से जुड़ गए। 1831 में इन्होंने अपनी एक क्लासमेट से शादी कर ली और फिर इसी साल इनकी पहली किताब ओवरसीज प्रकाशित हुई, जिसमें इन्होंने अपनी विदेश यात्रा के बारे में लिखा था। लेकिन 1835 में हेनरी लॉन्गफेलो की दूसरी यूरोप यात्रा के दौरान एक मिसकैरेज के कारण इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जिस वजह से जर्मनी व स्विट्जरलैंड दौरे में इनका गम साफ झलक रहा था। 1836 में इन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाने का मौका मिला, जिसके 3 साल बाद करीब 32 वर्ष की उम्र में हेनरी का पहला पोएम कलेक्शन वॉइसेस ऑफ द नाइट प्रकाशित हुआ। ये किताब सभी ने खूब पसंद की, लेकिन बतौर प्रोफेसर काम करते हुए इनके पास लिखने के लिए वक्त बेहद ही कम रह जाता था। 1847 में हेनरी की सबसे फेमस किताब इवेंजेलाइन प्रकाशित हुई।
इस लंबी किताब में दो व्यक्तियों के ऐसे प्रेम संबंधों को दर्शाया गया जो एक दूसरे का इंतजार करते हुए मरने की कगार तक पहुंच जाते हैं। Evangeline is separated from her fiancé, Gabriel. Completely faithful to him, she spends the rest of her life looking for him among the hamlets and villages of the Acadians living in exile throughout the American colonies. When she finally does find him, she is an old woman, and Gabriel is on his deathbed. This epic poem, perfectly in tune with the romantic feelings of the time, was a smashing success in both North America and Europe. It inspired numerous artists, writers, and musicians to produce works based on the Acadian heroine. लॉन्गफेलो अब तक अपने कार्यों से अमेरिका के गिने चुने कवियों में शामिल हो चुके थे और वो इस ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहते थे ताकि उनकी कविताएं पहले से अधिक संख्या में प्रकाशित हो सकें और फिर एक लंबी पोएम श्रृंखला हाईवेथ प्रकाशित की। इस कविता संग्रह में अमेरिका के पड़ोसी देशों की कहानी है। हालांकि इनकी किताबें तो एक के बाद एक प्रसिद्धि पाती जा रही थीं, लेकिन उन्हें अभी भी किसी बड़े मौके का इंतजार था। जैसे जैसे देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा था, उन्होंने इस स्थिति को पॉल रिवर्स राइट के जरिए लोगों के समक्ष पेश किया। युद्ध शुरू ही हुआ था कि अचानक 1861 में इनकी दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। ये मौत एक दुर्घटना का परिणाम थी जो कि उनकी ड्रेस में अचानक आग लगने के कारण हुई थी। हेनरी ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। वो सफल नहीं रहे। इस सदमे से बाहर आने में इन्हें तकरीबन 2 सालों का वक्त लग गया। इस घटना के पहले वो जब अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे थे, तभी उन्होंने अनुवाद का काम शुरू कर दिया था और दांते की दैवीय कॉमेडी को अमेरिकन इंग्लिश में अनुवादित किया। टेल्स ऑफ वेसाइड इन भी इनकी पत्नी की मौत से पहले ही प्रकाशित हुई थी। 1865 में जब गृह युद्ध थमा, तब इनकी उम्र थी 58 वर्ष और तब तक उन्होंने अपनी ज्यादातर कार्य पूरे कर लिए थे, लेकिन उनकी ख्याति अभी भी फैलती ही जा रही थी। अकेले लंदन में ही करीब 24 अलग अलग कंपनी लॉन्गफेलो के कार्यों का प्रकाशन कर रही थी। इनके कार्यों की प्रसिद्धि इंग्लिश समाज में बहुत ज्यादा थी, लेकिन साथ ही साथ इसे प्रकाशित करने के लिए बहुत सी भाषाओं का साथ भी लिया गया। और पता है आपको कि हेनरी लॉन्गफेलो के चाहने वालों में लोगों की लंबी फहरिस्त के अलावा लिंकन, डिकेंस, बाउडेलियर जैसे जाने माने नाम भी शामिल थे। लंबे समय तक बीमार रहने के बाद 24 मार्च 1882 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु का समाचार पाकर उसी दौरान के जाने माने कवि वॉल्ट विटमैन ने कहा था कि लॉन्गफेलो ने कुछ नया नहीं किया था, लेकिन उन्होंने जिस तन्मयता से अपनी भावनाओं को पिरोया, उसने महिला, पुरुष और बच्चों सभी का दिल जीत लिया था। आज हमारी पूरी टीम इस प्रतिष्ठित कवि को उनकी जयंती पर सलाम करती है। आयुर्वेद भारत का धन, ऋषि मुनियों का है वरदान, आयुर्वेद करता कल्याण। जड़ी बूटियों पर आधारित आयुर्वेदिक दवाइयाँ आधुनिक तकनीक से रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में बनती हैं और लाइसेंस फार्मेसी पर मिलती हैं। ये दवाइयाँ आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह से ही लें। आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और साथियों, अब बातें उस दुनिया की जिसके बिना आज के विकास का पहिया आगे नहीं बढ़ सकता। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि अब हम विज्ञान से जुड़ी शख्सियत पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। दरअसल आज एक ऐसे कैनेडियन न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट का जन्म है जिन्हें अपने विशेष कार्यों के चलते 1981 में एक अन्य वैज्ञानिक के साथ संयुक्त रूप से फिजियोलॉजी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार इन्हें दृष्टि में मददगार कॉर्टेक्स की संरचना का अध्ययन करने के लिए दिया गया था। हमारी आंखों के विजुअल सिस्टम से जुड़ी बहुत सी खोजें करने वाले ये शख्स कोई और नहीं बल्कि डेविड हंटर ह्यूबेल हैं।
इनका जन्म आज ही के दिन 1926 को ओंटारियो में हुआ था और ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में बतौर जॉन फ्रैंकलिन इंडर्स यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रहे थे। 1978 में डेविड हंटर व इनके नोबेल पुरस्कार साथी वीसल को एक साथ कोलंबिया विश्वविद्यालय के लुइजा ग्रॉस हॉर्विट्ज प्राइज से नवाजा गया था। इनके दादाजी यूएस आकर बस गए थे और पता है आपको, वो खुद भी विज्ञान के क्षेत्र से ही ताल्लुक रखते थे। दरअसल डेविड हंटर के दादाजी ने जेलेटिन कैप्सूल के निर्माण में खास भूमिका निभाई थी, जबकि इनके पिताजी एक केमिकल इंजीनियर थे और काम के सिलसिले में वो परिवार सहित कनाडा आ गए थे। बस इस तरह इन्हें यूएसए की नागरिकता प्राप्त हुई। डेविड 6 या 7 साल के थे तभी से इन्होंने चीजों के बारे में खास तौर से जानने की ललक दिखाना शुरू कर दिया था। वो अक्सर अपने पिता से सवाल पूछते रहते और फिर उनके जवाब जानने के बाद किताबों में भी उस विषय को पढ़ने की कोशिश किया करते थे। जैसे जैसे ह्यूबेल बड़े हो रहे थे, केमिस्ट्री व इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ इनका झुकाव बढ़ता जा रहा था, जबकि दूसरे विषय शायद अनदेखे होते जा रहे थे। कम उम्र में ही इन्होंने पोटेशियम क्लोरेट व शुगर को मिलाकर एक ठोस आकृति तैयार की, जिसके बाद इन्होंने हाइड्रोजन बलून को जानने व समझने के लिए भी प्रयास करने शुरू कर दिए। डेविड के अध्यापकों ने इन्हें बताया कि उन्हें इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। बस फिर क्या था, इन्होंने मेडिकल कोर्स के लिए अप्लाई तो कर दिया, लेकिन किसी को जल्दी यकीन नहीं हुआ कि ह्यूबेल ने जिस विषय को कभी पढ़ा नहीं उसमें प्रोफेशनल वो कैसे बनेंगे। पर ह्यूबेल ने किसी की नहीं सुनी और अपने आप को एक बेहतर शोधकर्ता साबित कर दिखाया। इस दौरान इन्होंने शरीर की मांसपेशियों की कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश की और यहीं से इनका आकर्षण नर्वस सिस्टम की ओर बढ़ता चला गया। 1954 में डेविड हंटर बतौर आर्मी डॉक्टर जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल पहुंचे और यहीं से भाग्यवश उन्हें वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के न्यूरोसाइकेट्री डिवीजन से जुड़ने का मौका मिल गया, जिसके बाद 29 वर्ष की आयु से इन्होंने शोध कार्यों का सिलसिला शुरू कर दिया। आर्मी में रहने के दौरान उनकी आय ना के बराबर थी, लेकिन फिर भी किसी तरह उन्होंने अपने रिसर्च को सपोर्ट करने के जुगाड़ तलाश किए और फिर इन्होंने विजुअल कॉर्टेक्स में रोशनी के लिए जिम्मेवार टिश्यूज का पता लगाने में सफलता हासिल की। Receptor cells usually in the visual pathway mean the cells that take in the energy into electrical signals. And in the retina, those are the rods and cones. There are 125 million rods and cones in each retina. So in the case of the visual pathway, you start with the retina. The output is the optic nerve, which contains 1 million fibers. They end up in a certain region in the brain. That region, or there are really 2 or 3 regions that they end up in. Each of those sends a cable of fibers of the order of maybe 1 million to other regions, and they connect to other regions. And in the case of the cortex, you have separate areas of cortex, each one connected to 1 or more other areas. And this whole thing is a pathway. वैसे एक बात और भी है जो ह्यूबेल को बाकी सबसे थोड़ा अलग बनाती है, और वो ये है कि इन्हें पढ़ाई के साथ साथ संगीत व वाद्य यंत्रों का भी अच्छा खासा शौक था। 5 साल की उम्र में इन्हें पियानो, फिर रिकॉर्ड्स और बाद में बांसुरी बजाने का शौक रहा। इन्होंने अंग्रेजी के साथ साथ फ्रेंच, जापानी व जर्मन भी सीखी, जिसकी वजह कहीं न कहीं विषय को गहराई से समझना भी था। इन्होंने यहाँ मशीनों के साथ साथ फोटोग्राफी, कंप्यूटर्स, सर्जरी व न्यूरोफिजियोलॉजी सभी कुछ पढ़ा, जाना व समझा, और इतिहास में उनकी मौजूदगी इसी बात का प्रमाण है। आज इस जुझारू वैज्ञानिक व प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को हम सभी दिल से सलाम करते हैं। गरम चाय लो भाई, लीजिए। आगे क्या करने का इरादा है? चाचू, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, पर आजकल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना कितना मुश्किल है ना? तो तुम एलोपैथी के ही डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियाँ आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी बहुत लाभदायक हैं।
इनकी डॉक्टर बन जाओ, इनकी आगे बहुत मांग बढ़ेगी, इनमें बहुत अच्छा करियर बन सकता है। आयुष विभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बदलाव समाज के विकास के लिए बहुत जरूरी है, फिर चाहे ये राजनीतिक स्तर हो, प्रशासनिक स्तर हो या मनोरंजन के स्तर पर। साथियों, आज एक ऐसे शख्स का जन्मदिन है जिन्हें खासतौर पर उन फिल्म निर्माता निर्देशकों में शुमार किया जाता है जिन्होंने राजनीतिक व सामाजिक मुद्दों को बड़ी ही सहजता से पर्दे पर जीवंत करने की हिम्मत दिखाई है। जब कभी भी इस तरह की फिल्मों पर चर्चा होती है, एक नाम जो उभर कर सामने आता है वो है प्रकाश झा का। प्रकाश झा एक ऐसे भारतीय फिल्म निर्माता, निर्देशक व स्क्रीन राइटर हैं जिन्हें दमुल, मृत्युदंड, गंगा जल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण व चक्रव्यूह जैसी तमाम सामाजिक व राजनैतिक पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्मों के लिए हमेशा याद किया जाता है। इनका जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में 27 फरवरी 1952 को हुआ था और इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा बोकारो शहर के केंद्रीय विद्यालय से प्राप्त की, जबकि आगे की पढ़ाई इन्होंने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से पूरी की। यहाँ तक पहुँचने के बाद भी प्रकाश जी के मन में कुछ उथल पुथल जारी थी, जिसके चलते ही इन्होंने मुंबई आने का निर्णय लिया। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुंबई आने का इनका निर्णय फिल्मों की दुनिया से प्रेरित नहीं होकर बल्कि पेंटिंग की दुनिया में नाम बनाने के लिहाज से लिया गया था। अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते हुए प्रकाश जी ने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला ले लिया। एक दिन कॉलेज के दौरान ही इन्हें फिल्म धर्मा की शूटिंग देखने का मौका मिला। बस फिर तो उन्हें फिल्मों के निर्माण की दुनिया इतनी ज्यादा पसंद आई कि इन्होंने इसे ही अपने करियर के रूप में चुन लिया। मन में बहुत सी उम्मीदें और आकांक्षाओं के साथ प्रकाश जी ने 1973 में पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में प्रवेश ले लिया। लेकिन अचानक मिड टर्म में ही कुछ छात्रों के विरोधी प्रदर्शनों के कारण कॉलेज को बंद करना पड़ा, जिसके बाद प्रकाश जी ने इंतजार करने की बजाय मुंबई आकर काम करने का फैसला लिया। वैसे कॉलेज के समय से प्रकाश जी ने अपनी फिल्मों की रूपरेखा तैयार करना तो शुरू ही कर दिया था, इसीलिए इन्हें नाम बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और 1975 में इन्होंने अंडर द ब्लू नाम से अपनी पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाकर उसे रिलीज भी कर दिया। डॉक्यूमेंट्री के निर्माण से प्रकाश जी के इरादे फिल्म निर्माण के क्षेत्र में पहले से मजबूत हुए, लेकिन बड़े पर्दे पर आने से पहले करीब 8 सालों तक इन्होंने खुद को डॉक्यूमेंट्री निर्माण के क्षेत्र से जोड़े रखा। ये वो वक्त था जब प्रकाश जी ने कुछ राजनैतिक पृष्ठभूमि वाली डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई थी, जिनमें से फेसेस आफ्टर स्टॉर्म 1984 में रिलीज हुई थी। पर पता है आपको, प्रकाश जी की इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को रिलीज के 3-4 दिन तक बैन कर दिया गया था, लेकिन फिर बाद में न सिर्फ इसे दोबारा से रिलीज किया गया बल्कि इसे बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला। इस पुरस्कार ने प्रकाश जी के हौसलों को उड़ान दी और इन्होंने 1984 में ही अपनी पहली फीचर फिल्म हिप हिप हुर्रे भी रिलीज कर दी। ये फिल्म गुलजार साहब द्वारा लिखी गई थी और इसमें अभिनय किया था दीप्ति नवल व राज किरण ने। बताइए बताइए, अकबर के बेटे का क्या नाम था? साहित्य में अकबर के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। इस लड़के ने लिखा है अकबर के बेटे का नाम था दिलीप कुमार। आजकल के विद्यार्थी भी। मिस्टर चौधरी, बम्बई के किस स्कूल में पढ़ाते थे आप? जी मैं इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर साइंसेज और इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रिक में है? आप इलेक्ट्रिशियन हैं? तो खेलकूद में कहाँ से आ गए? जी वो बस स्पोर्ट्स में अच्छा रिकॉर्ड था मेरा।
एक सुबह एक मोड़ पर मैंने कहा उसे रोक कर, एक सुबह एक मोड़ पर मैंने कहा उसे रोक कर, हाथ बढ़ा है जिंदगी आंख मिला के बात कर, हाथ बढ़ा है जिंदगी आंख मिला के बात कर। प्रकाश झा का नाम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद एक ऐसी इबारत है जिसे बहुत से पुरस्कारों से लिखा गया है। प्रकाश जी ने पहली फिल्म की सफलता के बाद 1984 में फिल्म दमुल का निर्देशन किया और एक बार फिर से वो लाइमलाइट में आ गए। दामुल को भी वर्ष 1985 में बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड और बेस्ट मूवी का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला। प्रकाश जी अपनी अलग अलग फिल्म कथा के कारण अब तक एक जाना पहचाना चेहरा बन चुके थे। दामुल के बाद इन्होंने 5 साल तक आगे की प्लानिंग की और फिर 1989 में परिणीति को रिलीज किया। परिणीति को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। प्रकाश जी की हर फिल्म समाज में एक अलग ही अपील करती नजर आती है। और दोस्तों, ज्यादा पुरानी बात ना भी करें तो सन 2010 में आई फिल्म राजनीति को ही ले लीजिए। राजनीति में बड़े बड़े कलाकारों के साथ साथ कहानी व मंचन भी इतना जबरदस्त था कि इसकी सफलता तो तय ही थी। वैसे दोस्तों, हुआ भी ऐसा ही। फिल्म के बाद राजनीति को बेस्ट स्क्रीन प्ले का स्टार स्क्रीन अवार्ड दिया गया। गरीबी, भुखमरी, बेकारी, ये सब रंग पूछ के वार नहीं करते, ये पेट की मारी जनता है। राय साहब, एक रोटी का आसरा दे दीजिए, 2 मीठे वादे कर दीजिए, किसी भी रंग का झंडा उठा ले। सालों एड़ियां घिसते रहे, चापलूसी करते रहे उनकी, और वो नेता ऊपर से टपकाते रहे। पावर पैदा करें हम लोग और बटन दे दें उन लोगों के हाथ में। आज से आजाद नगर में विदेशी कैंडिडेट का एंट्री बंद। बौखला गए हैं, खलबली मच गई। सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि कैसे हमारी एकता तोड़े। करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। राजनीति की उथल पुथल और सियासी दाव पेच से आहत होते समाज को दिखाती ऐसी ही कुछ फिल्में मृत्युदंड, चक्रव्यूह व सत्याग्रह भी रहीं। इन सभी फिल्मों में से मृत्युदंड एक ऐसी फिल्म साबित हुई जिसने सफलता के बहुत से नए आयाम रचे और पुरस्कारों की झड़ी सी लगा दी। इस फिल्म ने प्रकाश जी को एक मोस्ट डिजर्विंग डायरेक्टर साबित कर दिया। वैसे एक खास बात प्रकाश जी के जीवन की और भी है। दरअसल इन्होंने फिल्मों के अलावा राजनीति में भी शामिल होने की कोशिश की थी। फिर वही होता है कि मैंने सोचा था कि जिंदगी के 10 वर्ष जो है वो पब्लिक लाइफ में काम करते हुए कोशिश करके कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जॉब मिल जाता तो जो रिसोर्सेज मैं लेकर के आता, क्योंकि एक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आपकी बहुत पहुंच रहती है, अगर आप चाहें तो बहुत काम कर सकते हैं। तो वही दिखाना चाहता था मैंने 50 की उम्र से 60 की उम्र तक मैंने सोचा था। अब मैं 60 क्रॉस कर चुका हूँ। वो सक्सीड, वहाँ एक ही क्वालिफिकेशन का तरीका है, जनता आपको सपोर्ट करे, तो वो नहीं हो पाया। मेरा दुर्भाग्य रहा और कि मैं चंपारण की सेवा नहीं कर पाया। प्रकाश जी इन दिनों बिहार में कार्यरत स्वयंसेवी संस्था अनुभूति की सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहने के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत जल्द पर्दे पर उनकी 2 फिल्मों गंगाजल व राजनीति के सीक्वल भी देखने को मिल सकते हैं। प्रकाश जी ने हमेशा ही एक निर्देशक होने का अपना फर्ज अदा किया है, लेकिन अब बारी हमारी है कि हम कितनी जल्दी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए खुद को तैयार करते हैं। प्रकाश जी की फिल्में जो संदेश देती हैं वो अनमोल है और इसीलिए इनके योगदानों को भूल पाना मुमकिन नहीं है। आज हमारी पूरी टीम प्रकाश झा को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं देती है। दोस्तों, ये वक्त ना बड़ा ही जल्दी भाग जाता है। अभी मैंने देखा घड़ी की तरफ तो जाना कि अरे भाई टाइम खत्म हो रहा है।
चलो फिर जब टाइम खत्म हो ही रहा है तो हम आज का सवाल भी पूछ लेते हैं चलते चलते आपसे। आपको इस भजन को सुनना है और सुनकर बताना है कि इसे किसने गाया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। मतलब कि इसका सिंगर कौन है? तो जल्दी से अपने सही जवाब भेजिए born2be remembered@gmail.com पर और लॉग ऑन करिए facebook.com/born2be-remembered पर। तो अपनी दोस्त, अपनी होस्ट बबीता को यहीं पर दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered. इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है अभिषेक लकड़ा, सह प्रस्तुत करता कोपल ठाकुर, आलेख प्रियंका तिवारी, शोध एवं विकास अभिषेक शर्मा, कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह। मैं डायबिटीज हूँ, मैं हृदय रोग हूँ, मैं ब्लड प्रेशर हूँ, मैं जोड़ों का दर्द हूँ। हम हमला करेंगे। घबराइए नहीं, सही दिनचर्या अपनाइए। सुबह जल्दी उठकर ताजी हवा में व्यायाम करें, फल और हरी सब्जियों का सेवन करें, मानसिक तनाव दूर रखें। भाई 7-8 घंटे सोएं, फिर इन बीमारियों से कहें चल चल। आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आयुष।